शायद सिकंदर इतिहास का पहला राजा था जिसने पूरी दुनिया को जीतने का सपना देखा था। अपने इस सपने को पूरा करने के लिए वह ग्रीस से मिस्र, सीरिया, बैक्टीरिया, ईरान, अफ़गानिस्तान और वर्तमान पंजाब, भारत के कुछ हिस्सों को जीत चुका था और ब्यास नदी तक पहुंच चुका था। इतिहास में भले ही यह पढ़ाया जाता है कि सिकंदर की सेना लगातार युद्ध करके थक चुकी थी और आगे युद्ध नहीं लड़ना चाहती थी। इस बात में थोड़ी बहुत सच्चाई हो सकती है, परंतु असली वजह तो यह थी कि ब्यास नदी के आगे हिंदू गणराज्यों और जनपदों ने उसकी एक न चलने दी और उसे वापस जाने पर मजबूर कर दिया। सिकंदर के विजय अभियान के दौरान उसके इतिहासकार उसके साथ रहते थे, जो उसकी सफलताओं को बढ़ा चढ़ाकर लिखते थे और अत्याचारों को छुपा दिया करते। सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी पूर्व में ग्रीक के मकदूनिया मैसेडोनिया में हुआ था। उसका पिता फिलिप मकदूनिया का राजा था जिसने कई शादियां की थी। 336 ईस्वी पूर्व में सिकंदर जब 19-20 साल का था तो उसके पिता फिलिप की हत्या कर दी गई। ऐसा भी कहा जाता है कि सिकंदर की मां ओलंपिया ने ही जहर देकर अपने पति की हत्या करवाई थी। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात सिकंदर ने राजगद्दी पाने के लिए अपने सौतेले और चचेरे भाइयों का कत्ल करवा दिया था और मकदूनिया का राजा बन गया। सिकंदर का गुरु अरस्तु था, जो एक बहुत ही प्रसिद्ध और महान दार्शनिक था। अरस्तु के महत्व का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी दर्शन शास्त्र, गणित, विज्ञान और मनोविज्ञान पढ़ाया जाता है, उसमें कहीं ना कहीं अरस्तु के विचार और वैज्ञानिक अनुभव का उल्लेख ज़रूर होता है, भले ही एक या आधी लाइन में हो। सिकंदर जैसे प्रभावशाली व्यक्ति को निखारने का काम अरस्तु ने ही किया। कई इतिहासकार मानते हैं कि अरस्तु ही था जिसने सिकंदर के मन में पूरी दुनिया जीतने का सपना जगाया था। सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में हमला किया था। उस समय भारत छोटे छोटे राज्यों और गणराज्यों में बटा हुआ था। राज्यों में राजा शासन करते थे। गणराज्यों के मुखी गणपति होते थे, जो प्रजा की इच्छा के अनुसार ही फैसला लेते थे। भारत में सिकंदर का सामना सबसे पहले तक्षशिला के राजकुमार अम्भी से हुआ था। अम्भी ने शीघ्र ही आत्मसमर्पण कर दिया और सिकंदर को सहायता दी। सिकंदर अम्भी द्वारा भेंट की गई दौलत को देखकर दंग रह गया। वह सोच में पड़ गया कि अगर भारत के एक छोटे से राज्य के पास इतनी धन संपदा है तो पूरे भारत में कितनी होगी। भारत की धन संपदा को देखकर उसे भारत को जीतने की इच्छा और बढ़ गई। इधर तक्षशिला विश्वविद्यालय के एक आचार्य चाणक्य से भारत पर किसी विदेशी का हमला देखा ना गया। चाणक्य ने भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए सभी राजाओं से सिकंदर के विरुद्ध लड़ने का आग्रह किया, परंतु सभी राजा अपनी आपसी दुश्मनी की वजह से एक साथ ना आए। चाणक्य ने सबसे शक्तिशाली राजा मगध के राजा धनानंद से भी गुहार लगाई, परंतु उसने चाणक्य का अपमान कर महल से निकाल दिया। सिकंदर का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध झेलम नदी के तट पर राजा पुरु या पोरस के साथ हुआ। इस युद्ध को हाइडेस्पेस का युद्ध कहा जाता है। महाराज पुरु सिंध, पंजाब सहित एक बहुत बड़े भूभाग के स्वामी थे और अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। सिकंदर की सेना को झेलम नदी पार करके पोरस से युद्ध करना था, परंतु वर्षा के मौसम के कारण नदी में बाढ़ आई हुई थी और नदी को पार करना मुश्किल था। पर रात को किसी तरह यवन सेना नदी के पार पहुंच गई। नदी के उस पार राजा पुरु भी 3000 पैदल सैनिक, 4000 घोड़सवारों, 300 रथों, 200 हाथियों के साथ सिकंदर के स्वागत के लिए खड़े थे। सिकंदर ने महाराज पोरस के पास एक संदेश भिजवाया जिसमें पोरस को अधीनता स्वीकार करने को कहा, पर पोरस ने ऐसा नहीं किया। इसके बाद दोनों सेनाओं में
भयंकर युद्ध हुआ। राजा पुरु, जिसे स्वयं यवन 7 फुट से ऊपर का बताते हैं, अपनी शक्तिशाली सेना के साथ यवन सेना पर टूट पड़े। पोरस के हाथियों ने यूनानियों का जिस भयंकर रूप से संहार किया, उससे सिकंदर और यवन घबरा गए। युद्ध के पहले ही दिन सिकंदर की सेना को जमकर टक्कर मिली। इस युद्ध के बाद सिकंदर की सेना का मनोबल टूट गया। सिकंदर ने भी अनुभव किया कि वो पोरस को हरा नहीं सकेगा और लड़ाई जारी रख के अपना ही नुकसान कर लेगा। अंततः उसने पोरस को युद्ध रोकने का प्रस्ताव भेजा, जिसे पोरस ने मान लिया। दोनों पक्षों में संधि हुई, जिसके अनुसार पोरस सिकंदर को आगे आने वाले युद्ध अभियानों में सहायता करेगा। बदले में जीते हुए राज्यों पर पोरस शासन करेगा। पोरस से युद्ध के बाद सिकंदर की सेना छोटे हिंदू गणराज्यों से भिड़ी। इसमें कठ गणराज्य के साथ हुई लड़ाई काफ़ी बड़ी थी। कठ जाति के लोग, जिन्हें किथयुओं या कथा जाति भी कहा जाता है, अपने साहस के लिए सर्वप्रसिद्ध थे। कठों ने एक बार तो यवनों के छक्के छुड़ा दिए, लेकिन कम संख्या के कारण उन्होंने हार का मुंह देखा। कठों से युद्ध लड़कर यवन सेना ब्यास नदी तक पहुंच ही पाई थी। उसने आगे बढ़ने से मना कर दिया। उन्होंने सुन रखा था कि ब्यास नदी के पार नंदवंशी राजा के पास 20,000 घुड़सवार सैनिक, 2 लाख पैदल सैनिक, 2,004 घोड़े वाले रथ और लगभग 6,000 हाथी थे। इतनी विशाल सेना के बारे में सुनकर वह घबरा गए। पंजाब में उन्हें जिस विरोध का सामना करना पड़ा, उससे उन्हें ज्ञात हो गया कि भविष्य में उन्हें किस प्रकार के युद्ध लड़ने होंगे। पंजाब के छोटे छोटे गणतंत्री राजाओं की सेनाएं भी इतने उत्साह से लड़ी कि सिकंदर की सेना को एहसास हो गया कि नंदों से टक्कर होने पर उनका क्या हाल होगा। सिकंदर सारे भारत पर ही विजय पाना चाहता था, लेकिन उसे अपने सैनिकों की मर्जी के कारण ब्यास नदी से ही वापस लौटना पड़ा। वापस जाते हुए उसे मालवा और क्षुद्रक कई वीर हिंदू गणराज्यों से संगठित विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि सिकंदर की योजना जाते जाते इनके क्षेत्रों को जीतने की थी। माना जाता है कि इन सभी गणराज्यों को एक साथ लाने में आचार्य चाणक्य का बहुत बड़ा योगदान था। इन सभी गणराज्यों ने सिकंदर को काफ़ी क्षति पहुंचाई और उसके सेना के हौसले को पस्त कर दिया। अपने विश्व विजय के सपने के टूटने के बाद सिकंदर अत्यधिक शराब पीने लगा और उदास रहने लगा। सिकंदर भारत में लगभग 19 महीने रहा। जब वह बेबीलोन ईरान पहुंचा तो 323 ईस्वी पूर्व में 33 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। उसकी मौत का कारण मलेरिया बताया जाता है। सिकंदर की सच्चाई जानने के बाद पता चलता है कि वह कोई विश्व विजेता नहीं था और ना ही महान। सिकंदर से भी कहीं गुणा ज़्यादा क्षेत्र चंगेज खां और अन्य राजा जीत चुके थे। उसने पृथ्वी के केवल मात्र 5% हिस्से को जीता था। इसमें कोई शक नहीं कि सिकंदर एक कुशल योद्धा था और इतिहास में उसे महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसी कोई वजह नहीं कि उसे विश्व विजेता कहा जाए, उसके नाम के साथ महान लगाया जाए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना। थैंक यू।